नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में एक बार फिर उसी मुद्दे की चर्चा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है। संशय इस पर इसलिए बना हुआ है क्योंकि दूसरे दौर की वार्ता पाकिस्तान में होने वाली थी, लेकिन मेजबान इंतजार करता रहा, लेकिन दोनों ही तरफ से मेहमान नहीं पहुंचे। ऐसे में अब क्या रुख रहने वाला है इस युद्ध का? क्या ये युद्ध वापस इस दुनिया को इसी तरह से प्रभावित करने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? इसके अलावा शांति स्थापित करने को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरी दुनिया में बने हुए हैं, उनके अस्तित्व को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। इसके अलावा क्या आने वाले वक्त में ये दिशा कोई ये युद्ध जो है कोई नई दिशा लेता हुआ नजर आया? क्योंकि अभी तक तो ये सिर्फ प्रत्यक्ष तौर पर एक युद्ध चल रहा था, हालांकि जमीनी युद्ध नहीं है, हवाई युद्ध चल रहा है, लेकिन क्या ये अब साइबर युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या और उग्र होगा? दूसरे देश पर और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? खासतौर पर रक्षा मामलों के हिसाब से भी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संबंधों के हिसाब से भी। इन सभी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञों का पैनल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उन सभी से आपका सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार गौरीशंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कपिल आनंद जी भी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। गौरशंकर जी, आपके पास आना मेरे को लगता है ज्यादा जरूरी है शुरुआत में। क्या लगता है आपको, कल नहीं आना पाकिस्तान में, इंतजार करते रहे, ये किसी तरह की कोई कूटनीतिक विफलता आपको नजर आती है, या फिर ये लग रहा है कि ये किसी ना किसी एक नई रणनीति का हिस्सा है? नमस्कार प्रभात जी, नमस्कार को पैनलिस्ट को भी। देखिए, ये सिचुएशन बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई है। इसमें जो सीज फायर का जो एग्रीमेंट हुआ था, वो भी एक रिलक्टेंट जिसको कहते हैं ना, जबरदस्ती किया गया था। और उसके बाद उसका एनफोर्समेंट भी बड़ी मुश्किल से हुआ है। और उसके बाद भी उसके अंदर कई तरह की आपदाएं या फिरदाएं या बाधाएं चल रही हैं। अभी आपने देखा कि जो पोर्ट, जो इनका ईरान के पोर्ट है, उसका जो नाकेबंदी की हुई है अमेरिका ने, और वहां उनका एक जहाज उन्होंने पकड़ा हुआ है, जिसके अंदर सुना है कि कुछ चाइनीज वेपन्स थे या कुछ मिसाइल्स के पार्ट्स थे। तो उसके बाद से संबंधों में और थोड़ी प्रॉब्लम आई है। और उसको ईरान ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये पायरेसी का हिस्सा है और ये अलाउड नहीं है। और दूसरी तरफ जो उनकी जो पोजीशन है ईरान और अमेरिका की, वो डायमेट्रिकली अपोजिट है। ईरान ने बड़ा क्लियरली शब्दों में कहा है कि हमको आप एनरिचमेंट से रोक नहीं सकते। हमारे पास जो एडिशनल मटेरियल है, जितना भी 450 किलो या 500 जितना भी किलो है, वो हमारा है, हम इसको किसी को देना नहीं चाहते। और हमारा अधिकार है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का। ये बड़ा क्लियरली उनके प्रेसिडेंट ने कहा है, उनके लोअर लेवल के लोगों ने भी कहा है। अमेरिका दूसरी तरफ इंसिस्ट कर रहा है कि आप न्यूक्लियर ऑप्शन को कंप्लीटली अबेंडन करें, तभी कोई आगे बात हो सकती है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए, तो बैकग्राउंड में ये है कि ईरान पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है। उसके पास मैन पावर है, उसके पास ज्योग्राफी है, उसके पास आर्म फोर्सेज हैं। और वो चाहता है कि जितने भी गल्फ के स्टेट हैं, जीसीसी स्टेट जो बड़े रिच हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, और वो जो हैं, उनके ऊपर, उनके एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करे। और ये संभव है ईरान के लिए, अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, उनकी आर्मी स्ट्रांग है, तो इन कंट्रीज को वो कभी भी डिस्टेबलाइज करके उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इजराइल के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी अपना पूरा प्रभाव छोड़ा हुआ है कि इनको एग्जिस्ट करने का अधिकार ही नहीं है, उनको तो बिल्कुल इलिमिनेट ही करना है। तो ये भी उन्होंने किया हुआ है। उन्होंने अपने 3 बड़े प्रॉक्सीज हैं, इसके अलावा और भी हैं, बट 3 बड़े हैं। हूती हैं, हिजबुल्लाह हैं और हमास हैं। इनको उस रीजन के अंदर छोड़ा हुआ है, और वो उस रीजन में आतंकवाद करते हैं। तो ईरान की इन समस्याओं के कारण अमेरिका और इजराइल को इनके अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ा। ईरान की दूसरी समस्या है कि इनका इंटरनल रिप्रेशन बहुत ज्यादा है। ये जो है वो विशेष रूप से जो जिहादी एलिमेंट्स हैं और जो फंडामेंटलिस्ट है इस्लाम में, उनको बहुत बढ़ावा देते हैं। वीमन के अगेंस्ट में बहुत जबरदस्त रिप्रेशन है इनका। तो ये इनकी ईरान की समस्याएं हैं। और मिडिल जो जीसीसी स्टेट्स हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो ईरान के दबदबे के अंदर रहें, ईरान की छाया के अंदर जिए, ईरान के आतंकवाद के अंदर जिए, ऐसा नहीं चाहते वो। इसीलिए उन्होंने अमेरिका को मैसेज दिए हुए हैं और अमेरिका से सुरक्षा मांगी हुई है। अब इन देशों के पास इतनी मैन पावर नहीं है, क्योंकि इनके पास
ज्यादातर जो प्रवासी लोग आके काम करते हैं, इनकी लिमिटेड मैन पावर है, इनकी आर्मी की क्षमता लिमिटेड है, तो ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्होंने ये किया हुआ है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए जो दोनों तरफ की जो शर्तें हैं, अब ईरान कहता है कि हमारे प्रोक्सीज को हम अबेंडन नहीं कर सकते, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को अबेंडन नहीं कर सकते, और अब इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक वेपनाइज कर दिया कि ये हमारा है, और वो कह रहे हैं कि हम एक लॉ पास करेंगे कि जितने भी यहाँ से वेसल्स निकलेंगे उनको सबको टोल टैक्स देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अगेंस्ट भी है, और जी। ये कभी हुआ नहीं है। और एक अगर स्टेट में हो गया ये, तो संसार में करीब 40-45 ऐसे स्टेट्स हैं, तो उनके अंदर भी फिर यही रूल लागू हो जाएंगे, और फिर पूरा का पूरा ग्लोबल ट्रेड है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सही तो कहा ये कि ये चीजों, सिर्फ एक, हाँ, जी, जी, आपने सही कहा तो कि इन ये चीजों सिर्फ का मुद्दा, विरोध एक्चुअली जी, रशिया और चाइना ने भी किया है। तो मेरा कहना यह है कि अभी इनकी जो पोजीशंस हैं बड़े डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, और जो चर्चा अभी चल रही है कि शायद जेडी वांस आएंगे पाकिस्तान में, कल कुछ बात होगी, हम ईरान कह रहा है कि हम बात करने के फेवर में नहीं है। तो अभी तक तो बिल्कुल अनिश्चितता है कि कोई बात होगी या नहीं। अगर बात नहीं होगी तो नेचुरली युद्ध विराम कल इवनिंग तक, रात तक टूट जाएगा, और उसके बाद मेरे को लगता है कि अमेरिका वापस उनके ऊपर मिसाइल्स भेजना शुरू कर देगा। और वही जी, संभावना मेरे को ज्यादा नजर आ रही है कि ये सिचुएशन ज्यादा ग्रेव होगी, वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। 20% जी, जो एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ से आते हैं इस रीजन से, वो उनका नहीं बड़ा मिलेंगे। असर पड़ेगा इसका। और इंडिया के जी, ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, इंडिया को भी इस रीजन से एनर्जी बहुत मिलती है, तो बिल्कुल, सभी देशों इंडिया के ऊपर इंडिया फर्क पड़ेगा। लेकिन जी, और हमारे दूसरे रीजन ये है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है, तो हमारे 1 करोड़ लोग जो गल्फ स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए उनके लिए संकट भी बड़ा एक बढ़ खतरा जाएगा। पैदा बिल्कुल, हो सकता आपने है। सही कहा, ये सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है, ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच का ये युद्ध नहीं रहा, ये अगर इसी तरह से ये आग फैलती रही तो इसी राह पर दूसरे देश भी चलते हुए नज़र आएँगे। मैं कटिबा सर आपके पास आना चाहूँगा। ये क्या लग रहा है आपको जो अभी जिस तरह का युद्ध चल रहा है, क्योंकि अभी शांति वार्ता लग रहा है कि कल आएँगे, नहीं आएँगे, उस दौर के बीच में अभी से ट्रंप के बयान आने शुरू हो गए हैं कि वापस वही दौर देखेंगे और हम उनको बता देंगे, ये कर देंगे, ईरान को ये देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि अब ये जो युद्ध है जिस तरह का, अब मैं ये कहूँ कि एक पारंपरिक युद्ध तो इसे क्या कहें, क्योंकि ना ये ज़मीनी हो पाया है, अभी हवाई चल रहा है, क्योंकि इनकी जो जियोलॉजिकल जो इनकी जगह है उसके हिसाब से वो सीधे लड़ाई लड़ नहीं सकते। क्या ये साइबर वॉर या फिर प्रॉक्सी वॉर की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आएगा अगले चरण में? देखिए प्रभात जी, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर है कि एक रेस्पेक्टेबल डील वो साइन करके इस लड़ाई को एक बार रोक सके, क्योंकि पूरे के पूरे दुनिया में जो उनके एलाइज थे वो उनके खिलाफ है, अमेरिकन पॉपुलेशन उनके खिलाफ है, और बाकी जो उनकी सपोर्टर्स थे उनमें से भी काफी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। कल उन्होंने मीडिया को एड्रेस करते हुए बोला है कि मीडिया ने इसको ठीक तरह से लड़ाई को कवर नहीं किया। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस पूरे की पूरी मीटिंग में जो आ रहा है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बयानबाजी, और उसको एकदम से उलट करके 2 मिनट में कुछ ट्वीट बोलना और 4 मिनट के बाद कुछ और ट्वीट बोलना। एक तरफ से वो उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये बोल रहे हैं कि डील जरूर साइन हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के अंदर भी पावर स्ट्रगल चल रहा है। वहां की जो आईआरजीसी है वो नहीं चाहती कि किसी तरह की कोई डील हो, और वहां की पॉलिटिकल और जो रिलीजियस हेड हैं वो चाहते हैं कि लड़ाई जो थोड़ी डिप्लोमेसी से इसे सोल्व किया जाए, वो इसके मीटिंग के फेवर में है। तो वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके साथ साथ आईआरजीसी का कुछ और स्टेटमेंट आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ये चल रहा था कि ये पता नहीं चल रहा है कि अभी वहां कौन आएगा ईरान को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो पिछली बार जो स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनके स्टेटमेंट आए कि शायद उनको नहीं भेजेंगे। तो वहां का ये वाला जो काम चल रहा है, इसमें भी अमेरिका बैक हैंड से या अनऑफिशियली इसमें भी दखलंदाजी कर रहा होगा कि ये इस तरह के रिजीम चेंज हो जाए। परंतु जो हॉर्मोज स्टेट है उसमें कल तक उन्होंने बोला था कि हमने इसको ब्लॉक करके रखा है। कल एक अमेरिकन जो उनकी ईरान की एक शिप थी वो चाइना से आई थी, और वो केमिकल्स लेके आई थी। कोई जैसे कि गौरी शंकर साहब ने बताया कि कोई बोल रहे थे कि उसके अंदर हथियार थे, पर अगर इस तरह के हथियार होते तो अभी तक अमेरिका उन हथियारों को इंटरनेशनल
मीडिया को एग्जिबिट कर चुकी होती। तो छोटे मोटे कोई पार्ट्स होंगे या कुछ तरह, तो उसको उन्होंने कब्जे में कर लिया है। परंतु आज खबर मिली है कि आज ईरान के 2 जहाज को उन्होंने जाने दिया है, और जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके आगे उन्होंने, जो उनका एक बहुत बड़ा नेवी का बेड़ा है ISS इब्राहिम लिंकन, जो जहां से फाइटर्स भी उड़ सकते हैं और वहां से सारी तरह के आर्मामेंट फायर हो सकते हैं, वो उन्होंने वहां पे लगा रखा है। और एक बाउंड्री मार्क कर रखी है इमेजिनरी की, इससे आगे कोई भी जहाज नहीं जाएगा। तो वो उन्होंने ब्लॉकेड लगा रखा है। तो अभी ईरान अगर अगर किसी तरह की कोई समझौते की वार्ता चलेगी तो आज रात तक उनका ये फैसला हो जाएगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दो, और वो जो लड़ाई से पहले जो जिस तरह से मैरीटाइम मूवमेंट था, वहां समुद्री जो ट्रांसपोर्टेशन था, उसे वापस उसी तरह से चालू कर दो। ये अगर वो मान जाते हैं तो शायद आगे बातचीत हो सकती है। परंतु पाकिस्तान काफी कॉन्फिडेंट है कि वार्ता होगी, और ट्रंप साहब के ट्वीट भी ऐसे आ रहे हैं कि वार्ता होगी, अगर वार्ता नहीं होगी तो मैं इनको मारूंगा। तो इस तरह के ये डिप्लोमेसी करने का, तो अगर इस तरह की बात बोलेगा कि मैं इनको वो करूंगा, इनको नहीं तो इनको उनके ऊपर फिर से हमला करूंगा, तो ईरान के जो IRGC के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला कि डरा करके धमका के हमसे आप हाँ मत भरवाइए। और उनकी बात भी सही है, अगर आपने इकट्ठा होकर के कोई वार्तालाप करके आपने कोई डील साइन करनी है, तो उसको उसके लिए आपको उस तरह की एटमॉस्फेयर वैसा बनाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट वैसा बनाना पड़ेगा, जो कि काफी इसमें काफी कमी नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि जो 2 पॉइंट है, एक तरफ तो बोलते हैं कि 80% इनका हमने जो न्यूक्लियर जो था न्यूक्लियर डेवलपमेंट के सेंटर्स थे उन्हें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, और दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि जो आपके पास अनरिच यूरेनियम है वो आप हमको हैंड ओवर कर दीजिए। इसके साथ उन्होंने एक शर्त अमेरिका ने रखी कि 20 साल तक कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम आप नहीं करोगे, और ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि 5 साल तक इसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो अगर 5 साल तक सस्पेंड करेंगे तो 4 साल के बाद फिर से लड़ाई होनी है नहीं होनी है, तो कम से कम एक पॉज हो जाएगा। और ये दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर इसका जबरदस्त असर पड़ रहा है। चीन ने भी बोला है कि आप ईरान और हमारे बीच का जो मूवमेंट है उसे आप अमेरिका कैसे रोक सकती है। और इसी तरह से अभी दुनिया का प्रेशर है, और जो US के प्रेसिडेंट है वो इस लड़ाई के फेवर में अकेले पड़ गए हैं। और बिल्कुल इसके सही साथ कहा साथ आपने। आपको एक बात और बता दूं मैं, लेबनान और इजराइल के फिर से वार्ता हो रही है, और अगर वो वार्ता फिर से हो रही है तो इसका मतलब कोई बैक चैनल्स हैं जो चल रही हैं, जो हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि ईरान ने आज से फिर वहां का इंटरनेट था उसे बंद कर दिया है, और वहां के जो इंटरनल एयर ट्रांसपोर्टेशन था, एयरवे वो था, वो उन्होंने फिर से चालू कर दिया है। आज से लिमिटेड जो हवाई फ्लाइट्स थी उनको फिर से रिज्यूम कर दिया है। तो एक तरफ से तो वो ऐसे करे जा रहे हैं, अगर उनको पता होता कि लड़ाई आने वाली है तो फिर वो थोड़ी सिविल एविएशन के हवाई जहाज उड़ाने के लिए आज फैसला लेंगे। एयर तो ट्रैफिक चालू नहीं इस तरह करते। की, हाँ, तो इस तरह की ऐसी पेचीदा सिचुएशन है कि इसमें किसी भी तरह का कोई फोरकास्ट करना मतलब फिलहाल बिना संभव नहीं किसी है। एविडेंस के हम संभव नहीं। लेकिन ये बात सही है कि देखिए हर फोरम ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से इस युद्ध को खत्म किया जाए, इन हालात को खत्म किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ मध्य एशिया को प्रभावित नहीं कर रहा, उस रास्ते से जहां जहां पे तेल भी जाता है वहां वहां उन युद्ध के उन हालात का असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये वैश्विक जो ऊर्जा बाजार है, एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि इस रास्ते को, हुर्मुज स्ट्रेट वाले रास्ते को जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका अपनी तरफ से उस पर अलग बैरियर लगाए हुए है, और इधर ईरान ये कह रहा है कि हम इधर से किसी को गुजरने नहीं देंगे, लेकिन इसका असर सिर्फ इन इलाकों पर नहीं, पूरे देश पर पड़ रहा है, पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, अलग अलग इलाकों पर पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ये समझौता कल नहीं होता है, कौन आता है कौन नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन सारे फोरम मिलकर इसको अगर किसी अंजाम तक पहुंचा पाते हैं, चाहे 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, क्या आपको इसके इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट पर कोई असर नजर आते हैं? सबसे पहले तो मैं जन टीवी के जितने भी दर्शक हैं उनका मैं जो है इस्तकबाल करता हूं, और जो भी पैनल के अंदर बैठे हैं सर दोनों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं सर। सर, मैं भी इस विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। अभी मैंने गौरीशंकर सर को सुना, अभी मैंने जो हमारे आर्मी के जो हमारे सीनियर अफसर हैं उनको भी मैंने बहुत अच्छे से सुना, और दोनों ने ही बात को रखा है।
और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर सर मैं भी जो है आपके दर्शकों को बात रखना चाहता हूँ सर। सबसे का ध्यान दिलाना चाहता हूँ सर कि कल ट्रम्प साहब ने एक बात कही थी सर। उन्होंने कहा था ट्वीट करके कि जो ओबामा साहब ने जो डील की थी ईरान के साथ में जुलाई 2015 के अंदर, JCPOA, उससे भी अच्छी डील हम करेंगे। अब मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं सर कि जुलाई 2015 में जो डील हुई थी वो 2 साल के मंथन, चिंतन, विचार करने के बाद में वो डील हुई थी सर। कभी भी किसी देश के साथ में कोई डील की जाती है सर, उसमें 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण होती है सर। सबसे पहली बात होती है सर शांति, दूसरी बात होती है दोस्ती, तीसरी बात होती है सहयोग। और ये तीनों की तीनों बातें यहां नजर नहीं आ रही है सर। और जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने अपना ये बयान दिया, उसके बाद में जो ईरान के स्पीकर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि धमकियों के साए के अंदर कभी भी हम बातचीत नहीं करेंगे और युद्ध के लिए हमारे नए तंत्र तैयार किए जा रहे हैं। और उसके बाद में अमेरिका के ईरान के राष्ट्रपति ने एक बात और कही है कि जो हमारे देश की जो जनता है वो इस तरीके के दबाव के अंदर आकर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो सर मैं जो कहना चाह कि जिस तरीके से कोरोना के अंदर आपने देखा था कि अमेरिका और सोवियत संघ की तरफ से जो तीखे नाम छोड़े जा रहे थे, तो उसी तरीके से इस वक्त जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जी कुछ कहते हैं, उसके बाद में ईरान की तरफ से कोई बातचीत हो जाती है, उसके बाद में फिर दोबारा पलटवार जो है अमेरिका की तरफ से होता है। हालांकि अमेरिका की जो मीडिया है, अमेरिका की जो जनता है, अमेरिका के जो अफसर हैं, वो भी राष्ट्रपति ट्रम्प साहब के द्वारा जो कही गई बातें हैं, उन बातों के ऊपर पूरा इत्तेफाक नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि इनकी जो बातें हैं, क्योंकि जब इनका पहला टर्न हुआ था, उस कहना चाहूंगा सर आपको कि वहां न्यूयॉर्क पोस्ट करके अखबार है सर, उन्होंने जो एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे में यह कहा था कि जो राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल हुआ है पिछले 4 सालों का, 18 की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 30,000 बार ऐसा अवसर आया है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने अपनी बातों को घुमा फिरा के जो है दुनिया के सामने रखा। तो आप मुझे बताइए सर कि जो मैंने 3 बातें आपके सामने रखी है कि साथ शांति होनी चाहिए, शांति तो है ही नहीं सर, मिसाइलें चल रही है, वार चल रहे हैं, और अगर युद्ध होता है या उसको रोक का सीज फायर की बात होती है। अभी जो सीज फायर है सर, ये सीज फायर मेरा मानना है कि जो सीज फायर है, ये सीज फायर की जो समय सीमा है वो कम करेगी। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर एक मसौदा तैयार हो जाएगा, जिस मसौदे के ऊपर जो है ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत हो सकती है। सर ईरान ने बिल्कुल रेड लाइन क्लियर कर दी है, उसने 3-4 बातें बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर ये 3-4 बातें मानी जाएंगी तब हम समझौता करेंगे, नहीं तो हम समझौता नहीं करेंगे। पहली बात उन्होंने कही है कि यूरेनियम संवर्धन का जो बात है वो नहीं मानेंगे, हम यूरेनियम संवर्धन करते रहेंगे। दूसरी बात वो जो हॉर्मोज वाली बात है, उसके ऊपर भी उन्होंने क्लियर कर कहा है कि हम जो है उस पर एकाधिकार हमारा रहेगा और हम उसके ऊपर नियंत्रण रखेंगे। जो बात वो कह रहे हैं अगर माना जाएगा तभी होगा। की जो बातें हैं उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी तरीके से और एक ऐसे देश के अंदर जो देश ईरान का भी अच्छा दोस्त हो, जो अमेरिका का भी अच्छा दोस्त हो, जो इजराइल का भी अच्छा दोस्त हो, एक ऐसे देश में वार्ता होनी चाहिए जिस देश की बात को ये तीनों देश सुन सके। बिल्कुल, देखिए आप के सवाल में आगे बढ़ता हूं। आप मुझे बताइए कि हाँ, मैं आप ही के सवाल से आगे बढ़ूंगा क्योंकि आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। गौरीशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है पाकिस्तान ने इसको लेकर जो पहल की है, क्या किसी तरह का कोई जियोपॉलिटिकल मैसेज उसने देने की कोशिश की है? लेकिन अगर कोई ऐसा मैसेज देने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है तो क्या लगता है आपको उसके फेवर में जाएगा या उसके अगेंस्ट भी जा सकता है उनका यह फैसला कि मैं यहां पर मध्यस्थता करूं? देखिए पाकिस्तान, सर गौरीशंकर जी से मैं सवाल कर रहा था जी। देखिए पाकिस्तान का जो मकसद था इसमें मध्यस्थता करने का या फैसिलिटेट करने का, वो क्लियरली था कि पाकिस्तान की साख बहुत गिरी हुई है, एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में उसको माना जाता है, इकोनॉमी बड़ी डाउन है, तो वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह से इस सिचुएशन से थोड़ा राहत मिले। तो इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना शुरू किया और हासिम मुनीर जो हैं वो इसमें बड़े माहिर हैं। वो पहले डीजी
MI रहे हुए थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो उन्होंने देखा कि इस सिचुएशन का हमारे पास ईरान से भी कुछ संबंध है, अमेरिका से भी कुछ संबंध बढ़ा के इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने ये शांति के लिए नहीं किया, अपने देश की साख को थोड़ा सुधारने के लिए किया है और कुछ पैसे बनाने के लिए किया है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया से या यूएई, इन राष्ट्र जो गल्फ के स्टेट्स हैं जो इस वार से काफी प्रभावित हुए हैं और उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है, उनसे उनको कुछ सहायता मिलेगी, इसकी वजह से इन्होंने ये कार्य किया है। तो पाकिस्तान तो वैसे आप जानते हैं, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का 2018 का ट्वीट देखें, उन्होंने कहा है कि हमने $34 बिलियन पाकिस्तान को दिए हैं एंड दे आर ओनली टेलिंग लाइज एंड डिसीट। दीज आर द वर्ड्स वो उन्होंने यूज किए हैं उसके अंदर। तो वो उनको भी पता है अमेरिकन को कि पाकिस्तान जो है वो डुप्लिसिटी करता है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है और लोगों को के साथ विश्वासघात करता है। जी इसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान का IRGC से थोड़ा संपर्क है और वो चाहते हैं कि इस संपर्क का यूज करके किसी न किसी तरह से एक समझौता बना जी लिया जाए। जी तो वो डील इसलिए करना चाहते हैं, जैसे कटेवा साहब ने कहा कि अमेरिका में थोड़ा प्रेशर है, वहाँ की पॉलिटिक्स है, वहाँ की जनता है, वहाँ की इकोनॉमी है और ट्रम्प के जो समर्थक हैं वो सब चाहते हैं कि ये युद्ध आगे नहीं चले। विश्व की जनता भी चाहती है कि और आगे नहीं बढ़े ये युद्ध, इसलिए डील करना वो चाहते हैं और इसलिए पाकिस्तान का यूज किया गया है। और पाकिस्तान का यूज पहले भी किया था, जैसे आप देखें सोवियत यूनियन के टाइम पे जब अफगानिस्तान की सिचुएशन थी उसमें भी किया गया था। तो ये इनका एक रीति रही है टेक्निक है और बिल्कुल। वो जी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही जाएगी अल्टीमेटली, जैसे सोवियत यूनियन के टाइम में गई जी थी, उन्होंने जिहादी एलिमेंट्स को प्रमोट करके कई जी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया था। जी चलिए, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं कटेवा जी और कपिल आनंद जी आपके पास चाहूंगा 2-2 मिनट में आप अपनी बात कहें। कटेवा सर आपके पास आना चाहूंगा। फिलहाल जो युद्ध के हालात आपको लग रहे हैं, पाकिस्तान ने तो खैर आपदा में अवसर अपना ढूंढ लिया और किसी तरह से अपनी इमेज सुधारने को लेकर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम अभी के सिनेरियो में देखें तो 2 मिनट में आपसे जानना चाहूंगा कि आपको किस तरफ जाता हुआ ये युद्ध नजर आ रहा है अगर कल वार्ता सफल नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका न सिर्फ सैन्य क्षमता में भी भारी पड़ता है, तकनीकी क्षमता में भी थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन ईरान जो है वो भी किसी तरह से अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहा। तो इन हालात में क्या लगता है आपको? 2 मिनट में आपसे चाहूंगा। देखिए प्रभात जी, जैसे कि अभी एक पैनलिस्ट ने बताया कि जो 3 रिक्वायरमेंट है, एक शांति होनी चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक तरह का ग्राउंड होना चाहिए करने के लिए, वो चीजें पाकिस्तान जरूर बीच में मीडिएटर बना हुआ है, परंतु जैसे अभी गौरीशंकर साहब ने भी बताया कि पाकिस्तान की कोई साख नहीं है। अगर मीडिएशन करने के लिए सबसे अच्छा हमारे भारतवर्ष का जो रिलेशन है, अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ और पूरे गल्फ नेशंस के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और अगर वो यहाँ आके लाहौर की बजाय दिल्ली में आकर के अगर ये मीटिंग होती तो इसकी बात अलग होती, क्योंकि यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, ना कोई और इस तरह की बातें हो सकती थी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। परंतु एक बात है कि जो वहाँ के आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल मुनीर, उसका IRGC से बहुत नजदीक के संबंध हैं, क्योंकि वो पहले ISI के जैसे इंटेलिजेंस वहाँ की थी उसके भी वो बॉस रहे हैं। और क्योंकि नेबरिंग कंट्री है वो, तो दोनों नेबरिंग कंट्री के आर्मी चीफ के जो प्रोटोकॉल होते हैं, एक दूसरे के जो सोशल एक्सचेंजेस होते हैं, वो कई सालों से उनके होते रहे हैं, तो उनकी जान पहचान है उनके साथ। और जी अमेरिका के साथ जो अपने जो ट्रम्प हैं वो उनको बहुत पसंद करते हैं। एक चीज और मैं ठीक आपको है। बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट ईरान और US का कोई वार्तालाप नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की वहां एम्बेसी भी नहीं है, किसी तरह का उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन वो कनेक्शन नहीं है। तो एक ठीक है इस तरह से तीसरा कंट्री जरूर चाहिए थी, जो अगर हमारे कि उनको एक मंच पर लेकर आ हिंदुस्तान, जाए। जी हाँ कपिल अगर साहब हमारे आपके पास। जी जी 2 मिनट मैं आपसे चाहूंगा कि अब क्या लगता है आपको ऐसे हालात में चीन और रूस, ये दो जो बड़ी शक्तियां हैं अगर हम दुनिया में देखते हैं, तो क्या लगता है आपको इनका क्या रुख और क्या रणनीति नजर आती है आने वाले वक्त में? 2 मिनट से आप 2 मिनट में आपसे चाहूंगा। सर निश्चित रूप से सर, जो चीन है रूस है उसका झुकाव ईरान की तरफ है सर। और आज तक ये जो ईरान जिस तरीके से युद्ध के अंदर बना हुआ है, इसके पीछे रूस और जो है चीन भी है सर। क्योंकि ये दिखावा नहीं किया जा रहा सर, लेकिन अंदर अंदर जो है पूरी तरीके से इनको तो सहायता इनसे प्राप्त हो रही है। सिर्फ मेरा ये मानना है
कि सबसे पहले, जैसा मैंने आपको पूर्व में कहा, कि जो जुलाई 2015 में जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के द्वारा जो संधि की गई थी, सर एक समय दिया जाना चाहिए और अभी बातचीत करनी चाहिए। उस बातचीत के अंदर कुछ अगले 1-2 साल का समय निर्धारित करना चाहिए और उसके अंदर सर जो है वो समय सीमा के अंदर जो है सारी बातें लोकतांत्रिक रूप में की जानी चाहिए। जैसे अभी कटेरा साहब ने जो बहुत अच्छी बात कही कि भारत एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, और सर अगर हमारे वहां पर अगर इस तरीके की वार्तालाप होती है तो हो सकता है कि सर जो वो वार्ता सफल हो वो असफल नहीं हो, क्योंकि वो जी, एक लोकतांत्रिक चलिए, तरीके हाँ। से होगी सर। बिल्कुल, देखिए तटस्थ रह रहा है अभी भारत अब, और उसकी अपनी कूटनीति है भारत की भी, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म कभी भी किसी के साथ कोई बात करनी है या कोई हमको साझेदार किसी का बनना है, मध्यस्थ किसी का बनना है, किसी के साथ कोई पॉलिटिकल रिलेशंस रखने हैं, सामरिक रिश्ते रखने हैं, तो हमें भविष्य की जो हमारी स्थिति है उनको भी समझना होगा, भविष्य में इसके क्या असर होंगे, और जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, मैप है, उस पर हम भारत को किस तरह से मजबूत कर पाएंगे, इन सभी चीजों को देखना होगा। खैर, अब देखना होगा कि अ, मुलाकात में सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि कल की मुलाकात में नहीं आए। सबसे पहले ज़रूरी है कि आएँ, बात करें, और कम से कम ट्रम्प साहब अपनी बातों को उस मुलाकात से पहले थोड़ा-सा शांति के साथ इंतज़ार करें उस मुलाकात का, और उस मुलाकात के बाद क्या बातचीत होती है, क्या 4 साल के लिए, क्या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कोई शांति समझौता होता है। दूसरे देश अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि ईरान और अमेरिका पूरे दुनिया को ध्यान में रखते हुए और इस बातचीत को एक मंच पर किसी भी तरह से एक नतीजे तक पहुंचाएं, ताकि पूरे विश्व में शांति बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।